हेलो, वेलकम टू स्टडी हब। मैं रणधीर वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेम्बल। प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना। इस वीडियो को देखने के बाद प्रेम्बल से यानी प्रस्तावना से एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बशर्ते आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इस वीडियो में मैं एकदम क्लियरली हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि प्रियम्बल है क्या। जैसे कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है ऊपर से। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका जो फर्स्ट पेज है, अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को ओपन करेंगे तो हमें कुछ ये ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का संविधान। उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। यही पैराग्राफ जो है, ये जो आपका पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को हम कहते हैं प्रियम्बल। जैसे कि आपके घर में कोई अगर एक नॉर्मल बुक है तो उस बुक को आप खोलोगे तो फर्स्ट पेज में कुछ लिखा हुआ रहता है, या वो एडिटर के बारे में हो, राइटर के बारे में हो, किसी के बारे में हो। तो सेम अगर हम संविधान लेते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है वहाँ पे भी सेम ऐसा ही कुछ लिखा रहता है। उसी को हम कहते हैं प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। अब इस प्रियम्बल में कुछ वर्ड हैं जैसे कि सोवरन, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली, सोशल, फ्रेटर्निटी। इन सब शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए और इनका ऑर्डर भी, ये किस ऑर्डर में है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा मैं डायग्राम बना रहा हूँ और उस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है। सॉरी, चलिए देखिए, अगर आपके घर में कोई बुक है तो उसको आपको इमेजिन करना है। सपोज़ ये कोई एक बुक है। ठीक है, यहाँ से ये बुक मोटी है बहुत। ठीक है, आपको इमेजिन करना है कि ये कोई एक बुक है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपकी जो ब्रेथ दिख रही है, ये जो दिख रही है आपको इधर से भी, ये बहुत ही मोटी है। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बुक मोटी होगी। तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि हमारा जो संविधान है वो बहुत ही मोटा है। ठीक है, अब इस पेज को, ये जो आप यहाँ हमने डायग्राम बनाया है, इसको हम पार्ट में बांट देंगे। सपोज़ अगर 500 पेज की बुक है, सपोज़ कर लो कि 500 पेज की है, तो हम 50 पेज का ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, 50-50 पेज का ग्रुप बना लेंगे और इस 50-50 पेज का जो हमने ग्रुप बनाया है इसी को हम नाम देंगे पार्ट और हिंदी में भाग। ठीक है, मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। तो हमने क्या सीखा कि जो पेजेस का हमने ग्रुप बनाया उसको ही हमने नाम दिया पार्ट, या हम भाग कह सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि कितने पार्ट हैं। तो हमारे मूल संविधान में जब संविधान लिखा जा रहा था उस वक्त 22 पार्ट हुआ करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास 22 ग्रुप हैं पेजेस के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए अब आगे समझते हैं। अब इस पार्ट में जैसे कि हमने बताया कि पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे करते 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 पार्ट 22 तक हम आएंगे।
और एक हर एक पार्ट में आपके बहुत सारे पेजेस होंगे। उन पेजेस में आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम टोटल आर्टिकल्स मिलाएंगे, जैसे कि पार्ट 1 में कुछ आर्टिकल्स होंगे, पार्ट 2 में कुछ आर्टिकल्स होंगे, इसी तरह पार्ट 22 में कुछ आर्टिकल्स होंगे। अब जब हम इन सब आर्टिकल को ऐड करेंगे तो जो टोटल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 395, ठीक है। 395 मूल संविधान में थे, यानी कि जब संविधान लिखा जा रहा था उस वक्त थे। लेकिन समय समय पे हमें ऐसी ज़रूरतें महसूस होती हैं, तब हम क्या करते हैं, संविधान में अमेंड करते हैं, संविधान का संशोधन करते हैं और उसमें नए आर्टिकल्स को ऐड करते हैं या फिर कुछ आर्टिकल्स को डिलीट करते हैं। तो एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो अभी हमारा आर्टिकल है 448। ये बढ़ता रहता है, कम भी होता रहता है, ठीक है। तो आपको मूल संविधान में कितने थे वो याद रखने हैं, ठीक है। और मूल संविधान में पार्ट कितने थे तो 22 थे। एट प्रेजेंट कितने हैं 25, ठीक है। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ पार्ट और आर्टिकल्स आपको क्लियर होंगे। अब आपका रह गया शेड्यूल, जिसको हम कहते हैं अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियाँ, जो कुछ चीज़ें बच गई जो हमने पार्ट में या आर्टिकल्स में ऐड नहीं कर सके, उनको हम लास्ट में अनुसूचियों के रूप में अपने संविधान में रखा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं शेड्यूल। और हमारे पास शेड्यूल कितने हैं, मूल संविधान में शेड्यूल थे 8, एट प्रेजेंट ये हैं 12, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से सब कुछ लिख देता हूँ, आप इन चीज़ों को याद कर लेंगे। क्या क्या हमने पढ़ा, पार्ट पार्ट कितने थे मूल संविधान में, पार्ट कितने थे 22, एट प्रेजेंट कितने हैं 25, आर्टिकल्स कितने थे मूल संविधान में 395, एट प्रेजेंट कितने हैं 48, यानी कि वर्तमान में 48, शेड्यूल कितने हैं, या हम कह सकते हैं अनुसूचियाँ, शेड्यूल थे वर्तमान मूल संविधान में 8 और वर्तमान में 12, ठीक है। तो जो ये आर्टिकल है, आर्टिकल का कभी वर्तमान वाला नहीं पूछता है, ठीक है। आर्टिकल मूल संविधान में कितने थे वो पूछता है, लेकिन पार्ट और शेड्यूल ये आपके दोनों पूछ सकता है एग्जामिनर, कि मूल में कितने थे और एट प्रेजेंट कितना है, वर्तमान में कितना है। इसमें भी मूल में कितने शेड्यूल्स थे और अभी कितने हैं, ठीक है। तो चलिए क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम इस संविधान को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें इन्हीं को पढ़ना है, इनको पढ़ना है प्लस इनके शब्दों को भी समझना है, क्योंकि ये जो पूरा बुक है, ये जो पूरी की पूरी मोटी सी बुक है, ये इन्हीं को निर्देशित करती है। यानी कि जितना भी अंदर कुछ लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं उसका लिंक डायरेक्टली इनसे है, इन्हीं को अंदर में एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है, इन डिटेल। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है उसकी झलक हमें प्रियम्बल में मिलती है। यानी कि अगर हम अपने प्रियम्बल को समझ लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा संविधान क्या कहना चाहता है और कैसा है, ठीक है। तो ये तो मैंने गूगल से इमेज लिया हुआ है, मैं आपको जो लिखा हुआ है वो दिखाता हूँ। ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो हिंदी वाले को भी दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश वाले को भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश वाले से आपको समझाता हूँ। कोशिश करना आप कि जो पूरा आपका प्रस्तावना है, पूरा प्रियम्बल है, वो आपको याद रहे। एटलीस्ट जो वर्ड हैं, वर्ड आपको याद रहे, ठीक है, और सीक्वेंस में याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसका एक एक का मतलब आपको मैं समझाता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया अ सॉवरेन। सोलेमली यहाँ पे होता है पक्के तौर पे, पक्के तौर पे हम संप्रभु, सॉवरेन मतलब होता है संप्रभुता, मतलब कि भारत जो है वो अब स्वतंत्र है अपने आंतरिक और अपने बाह्य फैसले लेने के लिए, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि भारत अब किसी के अंडर में नहीं है, वो सॉवरेन कंट्री है। मतलब पहले अंग्रेज़ों का हम पे दबाव था, हम पे राज था, अब नहीं है।
अब हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपने अंदरूनी फैसले लेने के लिए और बाहरी फैसले लेने के लिए। उसके बाद सोशलिस्ट, समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है कि सामाजिक तौर पर सबका भला हो, ठीक है, सामाजिक तौर पे सबका भला हो। सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, सेक्युलर मतलब कि धर्मनिरपेक्ष, यानी कि भारत देश का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, भारत किसी भी धर्म को फेवर नहीं करेगा, इसीलिए भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, ना ही भारत एक मुस्लिम राष्ट्र है। इसीलिए भारत कभी भी किसी भी धर्म का फेवर नहीं करता है। यहाँ पे सभी धर्मों को एक समान अवसर दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो मुखिया होगा, हेड ऑफ़ द स्टेट होगा, हेड ऑफ़ द नेशन होगा, वो लोगों द्वारा, जनता द्वारा चुना जाएगा। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा फिर उसका बेटा राजा, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। तो डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, ठीक है। रिपब्लिक, रिपब्लिक गणतंत्र, यही बात है कि हम जो है अपने मुखिया को चुनते हैं, हमारा जो हेड ऑफ़ द नेशन होता है उसको हम चुनते हैं, ठीक है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और जितने भी भारत के नागरिक हैं उनकी न्याय, ठीक है, उनको न्याय दिलाना, जस्टिस मतलब न्याय दिलाना, ठीक है। किन आधार पे? सोशल इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक तौर पे न्याय दिलाना, इकोनॉमिक आर्थिक तौर पे न्याय दिलाना, और पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पे न्याय दिलाना। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि यहाँ से आप पढ़ो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, मतलब अपने सोच को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने बिलीफ, अपने आस्था को, अपने फेथ को, एंड वर्शिप, किसी की भी धर्म को मानने का पूरी आज़ादी है। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब समता, ठीक है, यानी कि समता की बात की गई है। किस आधार पे? समान स्टेटस, यानी कि स्टेटस, आपकी जो स्टेटस है उसको बराबर इक्वालिटी दी जाएगी, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और बराबर का आपको अवसर दिया जाएगा। जैसे अगर हम एसएससी एग्ज़ाम्स की बात करें तो सबको बराबर अवसर दिया जाता है, वहाँ पे किसी भी तरीके का भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा, चाहे वो कास्ट के बेस पे हो, सेक्स के बेस पे हो, भाषा के आधार पे हो, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स एटसेट्रा, ठीक है। बराबर का भाव, बराबर की अवसर आपको प्रदान किए जाएंगे। टू प्रमोट एमंग देम ऑल, ताकि सबको मिल सके। उसके बाद हम करते हैं बात फ्रेटर्निटी। हमें फ्रेटर्निटी का मतलब पहले समझना है। फ्रेटर्निटी का मतलब बंधुत्व, भाईचारा, यानी हमें भाईचारा बनाए रखना है, आपस में मिलजुल कर रहना है। assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, ठीक है। यूनिटी मतलब कि एकता, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, ठीक है, उसको बनाए रखना है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 ऑफ नवंबर 1949, जब मैं आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 ऑफ नवंबर 1949 डू हर्बली अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ हिज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को भारत के लोगों को देता है, यानी कि खुद को हम ये संविधान समर्पित करते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं वो भी आपको देख लेने हैं। प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कई बार एग्जाम में ऐसे सीधा पूछ लिया जाता है कि क्या क्या प्रियम्बल संविधान का भाग है? जी बिल्कुल है, आपको इसका आंसर हाँ में देना है, ठीक है। डू
प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आपका आंसर आएगा यस, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, वो ये है कि कैन बी अमेंड बाय आर्टिकल 368, यानी कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि क्या प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है? तो आपका आंसर आएगा जी हाँ, प्रियम्बल में अमेंडमेंट यानी कि संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन करने का जो आर्टिकल है वो है 368। अगर हमें संविधान में किसी भी तरीके का संशोधन करना होता है तो हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे? आर्टिकल 368। ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि 42nd अमेंडमेंट 1976 हुआ था, उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड को जोड़ा गया था। यानी कि 1976 से पहले अगर हम अपने संविधान की बात करें तो ये तीन वर्ड आपको नहीं मिलते। कौन कौन से वर्ड? सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। ये तीन वर्ड कब ऐड किए गए? 42nd अमेंडमेंट 1976। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि आपको ये तीन या इसमें से कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द 42nd अमेंडमेंट 1976 को संविधान में ऐड किया गया या ऐड नहीं किया गया। तो आपको याद रखना है कौन कौन से तीन वर्ड? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, ये तीन वर्ड 42nd अमेंडमेंट 1976 को ऐड किया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। हिंदी वालों के लिए भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मेरे हिंदी की जो हैंड राइटिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ आएगा। कुछ और एक पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बता दूँ, जैसे कि मैंने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त पढ़ाया था कि जवाहरलाल नेहरू ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे थे। कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उद्देशिका प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था। तो उस वक्त जो जवाहरलाल नेहरू जी पढ़ रहे थे वही उन्हीं शब्दों को उठा के हमने प्रियम्बल में रखा है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल उद्देशिका प्रस्ताव कब दिया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। अच्छा, ये जो प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल हमने कहाँ से ले रखा था? अमेरिका से। ये हमने सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला कि प्रियम्बल हमने ले रखा है अमेरिका से, और प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो हमने ले रखा है ऑस्ट्रेलिया से। ये हमने सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा था। तो ध्यान देना है आपको क्या, कि प्रियम्बल तो हमने लिया है अमेरिका से, ठीक है, सॉरी, प्रियम्बल तो हमने ले रखा है अमेरिका से, लेकिन प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल इज़ टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल लिखा गया है वो किसको डिनोट करता है? तो वो भारत की जनता को समर्पित है। यानी संविधान का स्रोत कौन है? सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हम भारत के लोग, वी द पीपल। तो भारत की जनता से संविधान को ताकत मिलती है। तो यहाँ से एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान को ताकत कहाँ से मिलती है? तो भारत की जनता से मिलती है। तो ये जो है आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए ताकि समझ में आए। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।